हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट आज की क्लास में हम इन जो दो टॉपिक्स है इनको हम जो है वो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है वो इस टॉपिक्स के मुताबिक हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। और ये टॉपिक्स मुझे स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में जो है ना वो इसको लिखा था कि आप जो है ना इस पर वीडियो बनाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आपको पूरे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको जो है ना वो मिलेगी, ठीक हो गया। और हम ये हमारे क्लास का एजेंडा है ये दोनों टॉपिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, विद होल्डिंग टैक्स जो है ना वो क्या है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में WHTB लिखा जाता है, ठीक है। अब इसको कहा जाता है रिटेंशन टैक्स भी उसको कहते हैं, होल्डिंग टैक्स को, ठीक है। अभी क्या होता है, होल्डिंग टैक्स इज द अमाउंट पेड टू द गवर्नमेंट बाय द पेयर ऑफ द इनकम रादर देन बाय द रिसिपिएंट ऑफ द इनकम, और इज द अमाउंट दैट इज डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉयज अर्निंग बाय द एम्प्लॉय एंड पे टू द गवर्नमेंट, ठीक है। अब हम पहले क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल को समझते हैं, फिर मैं हम जो है वो डिफिनेशन की तरफ जो है वो आता हूँ, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के जरिए पहले इस कॉन्सेप्ट को जो है वो समझते हैं, फिर आपको अच्छी तरह जो है वो समझ आ जाएगा। अच्छा डियर स्टूडेंट, मैं एक सपोज करता हूँ, ठीक है, सपोजिशन करता हूँ कि एक कंपनी है, ठीक है ना। एक कंपनी है, वहाँ पर आप क्या करते हैं, एम्प्लॉई है, आप क्या करते हैं, आप एम्प्लॉई है, वहाँ पर काम करता है, आपको कोई सर्विसेज दे रही हैं, ठीक हो गया। और कंपनी क्या करती है, आपको 5 लाख क्या करती है, आपको जो है ना वो सैलरी देती है मंथली बेसिस पे, ठीक है। मंथली बेसिस पे आपको सैलरी देती है 5 लाख रुपया, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, कंपनी ऐसा करती है कि वो आपको एट द एंड ऑफ द मंथ आपको 5 लाख रुपया नहीं देती, बल्कि क्या करती है, उस 5 लाख में से क्या करती है, 50,000 रुपया करती है अपने पास रखती है। यानी कंपनी एट द एंड ऑफ द मंथ क्या करती है, आपको टोटल पेमेंट जो है ना वो कितनी करती है, नेट अमाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ क्या करते हैं, आपको जो है ना 4,50,000 रुपया क्या करती है, आपको पे कर देती है। और इसमें से इस 5 लाख में से 50 लाख रुपया किया है उसको विद होल्ड कर लेती है, ठीक है, अपने पास जो है वो रख लेती है, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। और इसी अमाउंट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, या इसको TDSB कहते हैं, ठीक है। जो अमाउंट कंपनी अपने पास विद होल्ड कर लेती है इसी को कहा जाता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अब कंपनी जो है ना वो किस लिए विद होल्ड करती है, इसने ये अमाउंट क्या करना होता है, इसने जिसने विद होल्ड किया, इसने FBR जो टैक्स अथॉरिटी थे इसको क्या करना होता है, उसको जमा करवाना होता है, ठीक है। अब जो कंपनी क्या करती है, जो पैसे अपने पास रखती है, विद होल्ड करती है, ठीक है, जो भी पर्सन हो, ठीक है, जो भी बंदा हो, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको विद होल्डिंग एजेंट जो है ना वो कहा जाता है, ठीक हो गया। जो 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 कंपनी हो, जो भी हो, ठीक है, वो जो पैसे विद होल्ड करती है उसको क्या कहते हैं, उसको विद होल्डिंग एजेंट जो है ना वो कहा जाता है, ठीक हो गया। अब हम जो दूसरे डिफिनेशन की तरफ जो है ना वो आ जाती है, वो क्या कहते हैं, withholding tax is the amount that is directly deducted from the employees earnings by the employer। आपकी एम्प्लॉयर कौन है, आपकी कंपनी है, ठीक है ना, by the employer and paid to the government। तो एम्प्लॉयर क्या करते हैं, आपसे वो अमाउंट विद होल्ड करता है, और एम्प्लॉयर क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, गवर्नमेंट को क्या करते हैं, पे करता है। किसकी बिहाफ पे, एम्प्लॉय की बिहाफ पे क्या करता है, गवर्नमेंट को पे करता है, कौन, एम्प्लॉयर, ठीक हो गया। चलिए फिर हम जो है ना वो इसकी ये डिफिनेशन की तरफ जो आ जाते हैं। वो कहते हैं कि विदहोल्डिंग टैक्स इज द अमाउंट पेड टू द गवर्नमेंट बाय द पेयर ऑफ द इनकम रादर देन बाय द रेसिपिएंट ऑफ द इनकम। अब बेसिकली मैंने आपको इस तरह बताया था कि कंपनी क्या होती है, वो क्या होती है, वो पेयर ऑफ द इनकम होती है, ठीक है ना, या जिस तरह की इसने सैलरी उसने पे करना होता है, ठीक है ना। तो वो क्या करती है, वो जो पेयर ऑफ द इनकम होगा ना, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, उसको जो है ना वो विद होल्ड करेगा, उसको गवर्नमेंट को पे करेगा। और रेसिपिएंट ऑफ द इनकम क्या करेगा, उसको पे नहीं करेगा, बल्कि कौन पे करेगा, विद होल्डिंग जो टैक्स होगा वो क्या करेगा, जो पेयर ऑफ द इनकम होगा, ठीक है। यहाँ पर इसने बात की है टू द गवर्नमेंट बाय द पेयर ऑफ द इनकम, तो इसमें पेयर ऑफ द इनकम कौन था, कंपनी थी जहाँ पर मैं मुलाजमत कर रहा था, जहाँ पर मैं एम्प्लॉय था। तो वो क्या करेगा, वो मुझसे विद होल्ड करेगा, और वो क्या करेगा, BR को जमा करवाएगा। और जो रिसिपिएंट ऑफ द इनकम का वो पे नहीं करता, बल्कि जो आपका जो पेयर ऑफ द इनकम होगा वो आपसे टैक्स को विद होल्ड कर लेता है और BR को जमा करवाता है, ठीक हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। मैंने जाना ये पहले आपको एग्जाम्पल बता दिए हैं, और फिर मैंने आपको डिफिनेशन से भी जाना आपको जाना वो बता दिया है, ठीक हो गया। अब हम दूसरे केस की तरफ जाना आते ये किस सूरत में था, ये इनकम टैक्स यानी सैलरी की जाना वो हेड ऑफ इनकम जो था वो सैलरी की सूरत में था, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं, दूसरा केस है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक जो है ना वो जो है ना वो सप्लायर है, ठीक है ना। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने सप्लायर से क्या किया, कोई रॉ मटेरियल क्या किया, इसने परचेज किया है, ठीक हो गया। और इसकी जो टोटल मालियत है, इसकी जो टोटल वैल्यू है इस रॉ मटेरियल की, वो कितनी है, वो 1 लाख जो है ना वो रुपया है, 1 लाख जो है ना वो रुपया है, ठीक हो गया।
अच्छा डियर स्टूडेंट, इसमें जो 1 लाख रुपए में से है ना 80,000 रुपया क्या है, उस जो रॉ मटेरियल थी ना इसकी प्राइस की थी, टोटल वैल्यू थी, यानी जो आपने रॉ मटेरियल परचेज किया था उसकी जो है ना 1 लाख में से 80,000 रुपया क्या थे उस रॉ मटेरियल की टोटल वैल्यू थी। जबकि इस 1 लाख में से क्या थे 20,000 क्या था, वो इसकी सेल टैक्स की अमाउंट क्या थी इसमें इंक्लूडेड थी। दो चीज़ें थी 1 लाख में से, एक जो ये जो रॉ मटेरियल की टोटल वैल्यू थी, ठीक है, जिसकी टोटल कॉस्ट होती, ठीक है, और दूसरा क्या था इस इलाक में से सेल टैक्स भी जो है ना 20,000 रुपया जो है ना वो इंक्लूडेड था, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है, उसने क्या ना सप्लायर को जाना पेमेंट करनी होती है, ज़ाहिर है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कोई चीज़ है ना वो परचेज किया ना तो अपने सप्लायर को वो पेमेंट करेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करेगा, वो जो सेल टैक्स है ना इसका 20,000 रुपया, ठीक है, 20,000 रुपये, इसमें से क्या करेगा, मिसाल का तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें से क्या करेगा वो 10,000 रुपया करेगा विद होल्ड कर लेगा। ये मैं से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ कि इस सेल टैक्स में से क्या करेगा वो कुछ अमाउंट विद होल्ड कर लेगा। यहाँ पर मैंने 10,000 रुपया लिख दिया, ठीक है, इसने विद होल्ड कर लिया। अभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या कहलाएगी इस केस में, क्या कहलाएगी वो विद होल्डिंग एजेंट जो है ना वो क्या कहलाएगी, वो विद होल्डिंग एजेंट कहलाएगी। अब देखिए ने मैं कोई चीज़ जो है ना वो क्या कर रहा हूँ, सप्लायर जो है ना वो क्या करता है, कोई चीज़ जो है ना वो बेच रहा है, ठीक है ना, तो ज़ाहिर है क्या करता है, मुझे एज ए मैन्युफैक्चरर मैं क्या करूँगा, मैं अगर कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो मुझे क्या करना है उसके ऊपर जो है ना मुझे सेल टैक्स तो देना पड़ेगा, ठीक है। सेल टैक्स किस के ऊपर आप देते हैं, जब आप कोई चीज़ क्या करते हैं खरीदती है उसके ऊपर आपको सेल टैक्स देना पड़ता है, ठीक हो गया। अब वो सेल टैक्स में से क्या करेगा, इसने 10,000 रुपये विद होल्ड कर दिए। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करेगा, मेरी यानी सप्लायर की भी हाफ पे क्या करेगा, इसमें से क्या करेगा 10,000 रुपया जो इसने विद होल्ड किए हैं सेल टैक्स में से उसको क्या करेगा BR को क्या करेगा जमा करवाएगा। और टोटल पेमेंट कितना करेगा सप्लायर को, वो टोटल पेमेंट क्या करेगा वो 90,000 रुपया जो है वो सप्लायर को पेमेंट करेगा। और जो 10,000 रुपया किया इसने विद होल्ड किए हैं किससे, सेल टैक्स से, और फिर ये क्या करेगा PR को सबमिट करवाएगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो इस सूरत में क्या होगा, इसने विद होल्ड किया अमाउंट को, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा विद होल्डिंग एजेंट जो है ना वो कहलाएगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ना आप जो है ना इस तरह करें, सेल जो टैक्स एक्ट है, ठीक है, सेल टैक्स एक्ट 1990 है, ठीक है, और वहाँ पर जो है ना एक 11th शेड्यूल जो है ना ये गिवन है, ठीक है, आपने जाना है 11th ELEVENTS, ठीक है, 11th शेड्यूल, ठीक है, 11th शेड्यूल में आपने जाना है, वहाँ पर पूरी एक लिस्ट दी हुई है कि विद होल्डिंग एजेंट कौन कौन हो सकता है, ठीक है, 11th शेड्यूल में सारा गिवन है, ठीक है। नंबर 1 विद होल्डिंग एजेंट कौन कौन हो सकता है, और फिर हर एक के लिए एक अलग अलग है। मिसाल के तौर पर वहाँ पर लिखा हुआ है कि 1/45 ऑफ सेल द टैक्स, हर एक अलग अलग जो पर्सन है, जो भी कंपनी है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, हर एक जो है ना वो उसके लिए अलग इसने विद होल्डिंग टैक्स जो है ना वो क्या करना होता है, उसने काटना होता है सेल टैक्स के ऊपर, जिस तरह हमने यहाँ पर काट है, ठीक है। तो वहाँ पर हर एक के लिए क्या है, हर एक के लिए अलग अलग जो है ना वो पोर्शन जो है ना वो दिया हुआ है कि वो सेल टैक्स का कितना जो है ना वो विद होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो आपने इस 11th शेड्यूल में जाना है, वहाँ पर सारा कुछ जो डिटेल्स है ना वो दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपने मजीद उसको जानना है, ठीक है डियर फ्रेंड। तो ये मैंने फिर हम जो है ना वो एडवांस टैक्स की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं इज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स दैट इज पेड मच इन एडवांस रादर देन अ लम्प सम पेमेंट एट द एंड ऑफ ईयर। सर डियर फ्रेंड, एडवांस टैक्स क्या होता है कि आप क्या करते हैं, आप बजाय एट द एंड ऑफ द ईयर, बजाय आप क्या कर रहे हैं, अब अगर एट द एंड ऑफ द ईयर क्या करें, अपना जाना अपना टैक्स लाइबिलिटी पे करें, गवर्नमेंट क्या करती है, आपने जाना वो एक मंथली बेसिस पे या इंस्टॉलमेंट की सूरत में क्या करती है, या क्वार्टरली बेस क्या करती है, आपको जाना गवर्नमेंट क्या करती है, आपसे जाना वो टैक्स जो है ना वो लेती है, ठीक हो गया। तो अब आप कहेंगे कि एडवांस से कैसे, देखो अगर आप जो है ना एक एट द एंड ऑफ द ईयर जो है ना वो एक जमा करवाते हैं, यहाँ पर क्या है 1 दिसंबर है, ठीक है ना, ये क्या है 1 जुलाई है, ठीक है ना, सॉरी 1 जनवरी है। अब एडवांस टैक्स से पहले क्या हुआ करता था कि आप क्या करते हैं पूरे साल में जाना दिसंबर जाना, तो अगर दिसंबर के एंड में जाना वो जाकर क्या करो, पूरे साल का आप क्या करता टैक्स लाइबिलिटी क्या करते आप एक लम सम की अमाउंट में आप जमा करवाते थे, किससे, एडवांस टैक्स से पहले। लेकिन जब एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट आया है ना, तो वो क्या करते हैं, वो कहता है कि आप एट द एंड ऑफ द ईयर जाना उसको जमा करने की बजाय टैक्स लाइबिलिटी क्या करता है, कोई इंस्टॉलमेंट में क्या करो, आप जाने उसको जाना वो हर महीने क्या करो उसको पे करो। तो ये क्या हुआ, ये इसके कंपैरिजन में ये एडवांस ही हुआ ना, कि आप क्या करते हैं बजाय एट द एंड ऑफ द जाना ईयर आप जमा करवाते हैं, आप जो है ना वो क्वार्टरली बेसिस पे क्या करते हैं उनको जो है ना वो जमा करवाते हैं, ठीक है ना। इस तरह सैलरी हुआ, सैलरी भी क्या होती है वो मंथली बेस पे जो है ना वो जमा वो करवाई जाती है। वो क्या होती है सैलरी जो विद होल्डिंग टैक्स होती है ना इनकम सैलरी की, वो क्या होती है वो एडवांस ही होती है।
अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर क्या है, टैक्स ईयर का उसने डिफाइन किया हुआ है। टैक्स ईयर का जो ना जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001 है, वहाँ पर टैक्स ईयर को डिफाइन किया कि 12 ईयर का जो पीरियड होता है वो क्या है, टैक्स ईयर जो है ना वो कहलाएगा। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, तो टैक्स ईयर जो है ना होता है वो 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून तक क्या होता है वो एंड होता है, ठीक है ना। मिसाल 1 जुलाई 2021 से स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान का जो इस साल की अगर आप बात करते हैं, ठीक हो गया। और फिर क्या होगा 2022 में क्या क्या जाके 30 जून को क्या होगा, पाकिस्तान का टैक्स ईयर क्या क्या होगा वो ख़त्म होगा। ये मैंने साथ ही लिखा है, क्लोजेज एज 30 जून ईच ईयर एंड स्टार्ट एज 1 जुलाई ईच ईयर, ठीक है। अब कंपनी की सूरत में क्या होगा, आप जो है ना कंपनी की सूरत में गवर्नमेंट ने कहा है कि आप क्या करेंगे, उनको क्वार्टरली बेस पे क्या करेंगे, अपना इनकम टैक्स का जो भी टैक्स होगा, ठीक है ना, वो क्या करें, उनको पे ऑफ जो है ना वो करेंगे। इनकम टैक्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये कंपनी की सूरत में, इस कंपनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसने इसको जो है ना पूरे साल को जो है ना 4 क्वार्टर में क्या किया है, डिवाइड जो है ना इसने किया है। पहला इंस्टॉलमेंट गवर्नमेंट किसको पे करेगा, कंपनी किसको कब पे करेगा, 25 सितंबर को पे करेगा, ठीक है ना। ठीक हो गया, यानी अगर साल जो है ना वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो 25 सितंबर, दूसरा जो है ना 25 दिसंबर, तीसरा क्या होगा, इंस्टॉलमेंट पे करेगा इनकम टैक्स का 25। रजिस्ट्रेशन जो चौथी इंस्टॉलमेंट होगी वो क्या होगा, वो 15 जून को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह जो है ना जितना भी पूरा जो आपका जो टैक्स ईयर होगा कंपनी की सूरत में क्या होगा, कंपनी की सूरत में इसको 4 क्वार्टर्स में क्या किया है, डिवाइड जो है ना वो किया है पूरे टैक्स ईयर को, ठीक हो गया। ये इन डेट को क्या करो, वो अपना इनकम टैक्स की जितनी भी लाइबिलिटी उनकी बनती है उसको क्या करना, उनको पे करना पड़ेगा, ठीक हो गया। यानी उसको जो है ना वो एट द एंड ऑफ द ईयर उनको पे नहीं करना पड़ता, लमसम की अमाउंट में उनको पे नहीं करना पड़ता, बल्कि एडवांस टैक्स में क्या होता है कि आपको जो है हर जो है मंथली बेस पे क्या करना होता है, या मंथली बेस पे अगर सैलरी की हम बात करते हैं, या अगर हम कंपनी के जो है ना वो इंस्टॉलमेंट, अगर हम कंपनी की बात करते हो कंपनी को क्या करें, उनको इंस्टॉलमेंट की सूरत में जो है ना हर जो है ना वो 3 महीने बाद उसको क्या करना पड़ेगा, उनको इनकम टैक्स क्या करना, उनको पे करना पड़ेगा, ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट इसको कैलकुलेट जो है ना वो कैसे जो है ना वो किया जाता है, ठीक है। अब मैंने वैसे एग्जांपल दिए, देखो कैसे पे करें। मिसाल 2021 जो है ना वो 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ था, टैक्स ईयर हमारा स्टार्ट हुआ था। तो कंपनी क्या, मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कंपनी की बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। तो कंपनी क्या करेगा, पहला करेगा 25 सितंबर को अपना एक टैक्स इंस्टॉलमेंट पे करेगा, दूसरा क्या करेगा 25 दिसंबर को करेगा, फिर दूसरा क्या, फिर 2022 आएगा उसमें 25 मार्च को करेगा, फिर क्या करेगा 15 जून को जाना वो करेगा, फिर क्या होगा 30 जून का हमारा टैक्स ईयर ख़त्म होगा, ठीक है ना। तो बजाय वो एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द जो ना वो टैक्स ईयर क्या, अगर अपना जो टैक्स जो ना वो जमा करवाएं करके गवर्नमेंट का, क्या आपने क्या करो, आप जो है उसको इंस्टॉलमेंट में क्या करो, उसको जो ना वो हर जो ना वो क्वार्टरली बेस पे आप उसको पे करो, ठीक है। यही जो ना वो एडवांस टैक्स का क्या है, जो एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि कैलकुलेट जो है ना वो कैसे होता है, ठीक है। मैंने आपको जो है ना वो एक एग्जांपल दिया है। मिसाल 2020 से लेकर 2021 तक था आपका एक जो है ना वो एक टैक्स ईयर था, ठीक है ना। ये 30 जून को आपको क्या हुआ था, आपको ख़त्म हुआ था, और फिर 2021 में 1 जुलाई को फिर क्या हुआ, आपका नया टैक्स ईयर स्टार्ट हुआ था, ये कब ख़त्म होगा, ये 30 जून को ख़त्म होगा, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर मैंने लिखा हुआ कि यू पेड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अमाउंट 40 से जन 1000 रुपये। मिसाल के तौर पर जो पिछला जो आपका जो टैक्स ईयर था 2020 से 2020 से 2021 के दरमियान जो आपका जो टैक्स लाइबिलिटी जो है ना वो बनती थी, वो कितनी बनती थी, वो 40,000 रुपये बनती थी, ठीक हो गया। अब इसी की बेस पे क्या होगा, आपको क्या करेगा, आगे आगे जो है ना आपको इसी को क्या करेगा, क्योंकि आपने कहा था कि कंपनी की सूरत में क्या होगा, पूरे टैक्स ईयर को 4 साल में क्या उनको 4 क्वार्टर में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको इसी का अमाउंट क्या, अगर जो आपने पिछला अमाउंट जो है ना पिछले टैक्स ईयर में पे किया हुआ था ना, इसको हम 4 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक हो गया। 4 को डिवाइड तो इसलिए किया क्योंकि मैंने कहा कि कंपनी क्या करेगी, उसको 4 इंस्टॉलमेंट में क्या करेगी, अपना टैक्स की पेमेंट करती है, लिहाजा इसको हम 4 पे क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, ठीक हो गया। तो पर जो है ना वो इंस्टॉलमेंट पर क्वार्टर की इंस्टॉलमेंट कितनी आई है, 10,000 रुपये जो है ना वो आई है, ठीक है ना। यानी इसको हर क्वार्टर में क्या करेगा, उनको 10,000 रुपये क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, उनको जमा करना पड़ेगा एडवांस टैक्स की सूरत में, ठीक है ना। तो उनको जो है ना वो ऐसे जो है ना वो कैलकुलेट किया जाता है कि जितना पिछले जो है आपका जो टैक्स ईयर था उसमें जितना आपने टैक्स लाइबिलिटी पे की थी उसको 4 पे डिवाइड करता है, तो जितना भी इंस्टॉलमेंट की सूरत में जितने भी अमाउंट आती है पर क्वार्टर आ जाती है या अमाउंट पर इंस्टॉलमेंट आ जाती है, उसको आप क्या करना, हर जो है ना वो जितना भी जो हर जो है ना वो डेट को जाना, ये जो आपको गिवन है वहाँ पर इसको आपको जमा करवाना पड़ेगा, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो मेन जो टॉपिक्स थे, ये दोनों जो टॉपिक्स थे, तो ये स्टूडेंट जो है ना मुझसे जो है ना वो कमेंट बॉक्स में जो है ना वो पूछे थे, तो मैंने इस पर जो है ना वो वीडियो बनाई। मुझे उम्मीद है कि आपको जो लोगों को जो है ना वो सही कॉन्सेप्चुअल जो है ना चीज़ों को क्लैरिटी होगी, और आपके माइंड में कोई डाउट है
कोई क्वेश्चन है तो आप जनाब MCQ जो कमेंट बॉक्स में जनाब वो डाल सकते हैं, ठीक है। दुआ में याद रखना और अल्लाह हाफ़िज़। कोई आपका जो कोई और क्वेश्चन आप कोई सजेस्ट करना चाहते हैं, कोई और किसी टॉपिक पे आप वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप जनाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। बाय, टाटा।